51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 इक्वल टू 4 NO2 प्लस O2। ठीक है, रेट एंड रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन ने आपको इस रिएक्शन के लिए रेट दिया है 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एंड रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट दिया गया है वो आप उसकी यूनिट दी गई है, सेकंड इनवर्स दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको केमिकल रिएक्शन जो दी गई है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अच्छा भाई, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, और क्वेश्चन ने आपसे N2O5 की कंसंट्रेशन पूछी है। ठीक है, तो R इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर n, जो n होगा ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि 1 होगा। क्वेश्चन ने आपको रेट दिया है 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, तो रेट के स्थान पर रखेंगे 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स, और क्वेश्चन ने आपसे N2O5 की कंसंट्रेशन पूछी है। ठीक है, तो निकाल लीजिए यहाँ से। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल टू हो जाएगा रेट 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन रेट कांस्टेंट 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन ने आपसे यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 का पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है इन एसिडिक मीडियम में। ठीक, आइए देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का हो जाता है रिडक्शन, तो कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में। जब यहाँ पर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +6 आएगी, +6 से +3 पे जा रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +6 से +3 पे गया तो 3 का चेंजेस आया इंटू IC है 2, तो यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, तो इसके लिए वैलेंस फैक्टर आ गया 6 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट m हो गया अपॉन वैलेंस फैक्टर f हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की जानकारी आपको नहीं दी गई है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ m रखेंगे और वैलेंस फैक्टर इसका हो गया 6 हो गया, तो ये निकल आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, आंसर हो जाएगा 4th। आगे बढ़ते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन क्यूपिक डाइक्रोमेट, यहाँ पे आपको एक एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, क्यूपिक डाइक्रोमेट का दिया गया है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए होता है क्या है, क्यूपिक डाइक्रोमेट में जो कॉपर होता है ये +2 के फॉर्म में होता है, इसकी ऑक्सीडेशन में यहाँ पर +2 होती है जो कि ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो Cr2O7 है, Cr2O7-2, यहाँ पे जो डाइक्रोमेट है ये होता है ऑरेंज कलर का, जिसकी वजह से इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है ग्रीन कलर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3rd आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं।
फॉर आर रिएक्शन, यहाँ पे हमें एक केमिकल रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन ने आपसे कहा है डबलिंग द कंसंट्रेशन बोथ द रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पर हमने ए और बी की कंसंट्रेशन को कर दिया जस्ट डबल, इंक्रीज द रिएक्शन रेट, और रेट हो गई 8 गुना बढ़ गई। ठीक है, ए और बी की कंसंट्रेशन को दुगना करने पे जो रेट है वो 8 गुना बढ़ जाती है। फिर क्वेश्चन आगे का है एंड डबलिंग द ओनली बी डबल द रिएक्शन ऑफ अ रेट। क्वेश्चन की क्या क्या है, सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन ने ए को कर दिया कांस्टेंट और बी की कंसंट्रेशन को कर दिया है जस्ट डबल, तो बी की कंसंट्रेशन को दुगना करने पे जो बी की रेट है वो जस्ट हो गई डबल हो गई। ठीक है, द रेट ला इज गिवन एज, आइए हमें यहाँ पे द रेट ला इज गिवन एज, अच्छा भाई आइए देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, कीपिंग हमने क्या किया है, कीपिंग ए कांस्टेंट, हमने पहले यहाँ पे ए को कर दिया कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ बी, हम यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन को लेके चलेंगे, तो आर इक्वल टू के बी की कंसंट्रेशन को कर दिया जस्ट डबल कर दिया, तो 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर n। ठीक है, आइए तो r इक्वल हो जाएगा 2 की पावर n के इंटू बी की पावर n। ठीक है, अब रेट कितनी हो गई, रेट आपकी हो गई डबल हो गई, तो यहाँ पे हो गया 2r हो गया। ठीक है, r से ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू 2 की पावर n, तो n इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रही 1 आ रही है, किसकी आ गई, ये आ गई b के लिए। ठीक है, अब हमें a की निकालनी होगी, आइए तो r इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा मान लीजिए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा मान लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, हमने यहाँ पर ए और बी की कंसंट्रेशन को कर दिया जस्ट डबल, तो जो रेट है वो 8 गुना बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं 8r इक्वल टू रेट कांस्टेंट के 2 इंटू ए की पावर अल्फा 2 इंटू बी की पावर बीटा। ठीक है, आइए सो 8r इक्वल हो जाएगा 8r इक्वल हो जाएगा 2 की पावर अल्फा और b के लिए हो जाएगा 2 की पावर, देखिए यहाँ पर आपने b के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले निकाल लिया 1, मतलब यहाँ पर b के लिए बीटा की वैल्यू आ गई 1 आ गई, तो यहाँ पे रखेंगे 1 इंटू रेट कांस्टेंट के a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर अल्फ़ा। ठीक है, तुम इस 4 को 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं ना, तो 2 की पावर अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 2 आ गया। ठीक है, मतलब एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं, ए के रिस्पेक्ट में 2 है और बी के रिस्पेक्ट में 1 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन में 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए आंसर इसका होगा 4th होगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी
वो होगी +7 होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। आइए, हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ही बताना था, आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस आर डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन आपसे पहले बता दें कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपको दी गई है। स्टार्टिंग विद द इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ A0 इक्वल टू 2 मोलर, मतलब यहाँ पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन A0 आपको दिया गया है 2 मोलर दिया गया है, ठीक है। एंड आफ्टर 200 मिनट A इक्वल टू 0.15, ठीक है। मतलब यहाँ पर फाइनली बची हुई कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 0.15 मोलर दिया गया है, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है, यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है 200 मिनट दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन ने आपसे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है वो होगी K इंटू टी इक्वल टू 2.303 log A0 बाई A, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है। आइए, तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और टाइम T आपको दिया गया 200 मिनट, टाइम आपको दिया गया है 200 मिनट दिया गया है, इनटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई है 2 मोलर दी गई है, और बची हुई कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.15 मोलर दी गई है, ठीक है। बस यहाँ से आपकी K की वैल्यू निकल आएगी। आप इसका लॉग लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके लिए K की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट आंसर आएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे बस कैलकुलेशन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आइए देखिए, आंसर होगा सेकंड, ठीक है। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन ने कहा है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट K, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए, जब भी कोई अननोन रिएक्शन होती है तो उसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है R इक्वल टू K कंसंट्रेशन की पावर N, ठीक है। यहाँ पे जो N होता है ये डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ये डिनोट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है बच्चा। आइए देखिए, अगर यहाँ पे मानो कि N की वैल्यू 0 होगी, हमने कहा R इक्वल टू K कंसंट्रेशन की पावर 0, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को 0 लेंगे तो जो रेट होगी वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन पे जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली होती है या इक्वल होती है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 हो गया है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन ने यहाँ पे भी आपको बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपको दी गई है जिसकी आपको रेट दी गई है, ठीक है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स एट 0.5 मोलर। अच्छा भाई, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, और क्वेश्चन ने आपसे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन पूछा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें T हाफ की वैल्यू निकालनी है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए, आपको अगर T हाफ की वैल्यू निकालनी फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो यहाँ पे आपको T हाफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, K T हाफ K इंटू T हाफ इक्वल टू होगा 0.6932, ठीक है। ये होती फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ की रिएक्शन, ठीक है। आइए, यदि हमें किसी प्रकार से यहाँ पे K की वैल्यू मिल जाए तो हमारा T हाफ निकल आएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन K T इक्वल टू
सॉरी इसको मत अप्लाई कीजिए, लेंदी हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। आइए देखिए, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं R इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको दी गई है, रेट आपको दी गई, तो रेट कांस्टेंट यहाँ से आपको निकल आएगा, ठीक है। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कौन सा है। आइए, तो रेट कितनी दी गई है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 0.5 मोलर दी गई है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, तो यहाँ पे n के स्थान पे हम पुटअप करेंगे 1 करेंगे, तो यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकल आएगी 1.5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2, ये आपका रेट कांस्टेंट आ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें निकालना है कि हमें यहाँ पर टी हाफ की जानकारी पूछी गई है। आइए अब देखिए क्या है कि यहाँ से आपकी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आ गई ना, अब टी हाफ आपका आ जाएगा। सो टी हाफ इक्वल टू होगा 0.6932 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट के, जो कि दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। आइए तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 23.1 मिनट आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ फ्लक्स यूज्ड इन अ मेटलर्जी में, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे फ्लक्स की जानकारी मांगी है। आइए देख लेते हैं। रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही दिया गया है। जो फ्लक्स होता है रॉ मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। रिएक्ट विद द एसिडिक इम्प्यूरिटीज टू गिव अ स्लैग, बिल्कुल सही है। अगला है रिएक्ट विद द बेसिक इम्प्यूरिटीज टू गिव अ स्लैग, बिल्कुल सही दिया गया। कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन A and B इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 100 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज अ चेंज। मतलब क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पर उसने A की कंसंट्रेशन को कर दिया है चेंज फ्रॉम 0.1 मोल टू 1 मोल। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब हमें इस क्वेश्चन में A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो सिंपली रखेंगे R इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। आइए देखिए, जहां पे जो रेट है वो आपकी 100 टाइम्स बढ़ रही है, तो यहां पे हो जाएगा 100R इक्वल टू, ठीक है, के, और A की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया है 0.1 से 1 मोल। मतलब यहाँ पे जो A की कंसंट्रेशन हो वो 10 टाइम्स बढ़ाई जा रही है, ठीक है। आइए, और हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 100R इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर n इंटू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर n। तो क्या हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो 10 की पावर n, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। मतलब विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। तो आंसर क्या होगा इसका? 4th आंसर सीधा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इन अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन इज 10 की पावर -8। अच्छा भाई,
व्हाट इज इट्स OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। क्वेश्चन ने आपसे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पूछी है, ठीक है। आइए देखिए, वीक मोनोबेसिक एसिड है ना, हमें निकालना क्या है, हमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू हो जाएगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हमें किसी प्रकार से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हमारी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकल आएगी, ठीक है। KW की वैल्यू होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है 10 की पावर 14, ठीक है। आइए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ एसिड A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अ C। तो यहाँ से आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ A आपको दिया गया है 10 की पावर -8 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड आपको दिया गया है 0.01 मोलर, मतलब 10 की पावर -2 दिया गया है, ठीक है। आइए तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -10, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 1 इंटू 10 की पावर -5 आ गया, ठीक। हमें निकालना है क्या है, हमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा KW की वैल्यू होगी 10 की पावर -14 अपॉन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -5। तो यहाँ से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी -5 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 10 की पावर -9 मोलर। आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 मोलर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ थोरियम। क्वेश्चन ने आपसे थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, ठीक है। जो थोरियम होता है ये होता है 5Fc का एलिमेंट होता है। किसका होता है, 5Fc का एलिमेंट होता है जो कि डी सबसेट से डी ब्लॉक से F ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है। आइए देखिए थोरियम होता क्या है कि इसका F सबसेट का एक इलेक्ट्रॉन D सबसेट में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे F सबसेट का एक इलेक्ट्रॉन D सबसेट में चला जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Rn6d2 7s2, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड, कौन सा 63 नंबर है, अच्छा। कंसीडर द रिएक्शन, यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है और हमें इस रिएक्शन को कंसीडर करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, द इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन। अच्छा भाई, हमें यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपेरेंस के बीच में इक्वलिटी का रिलेशन देखना है, ठीक है। आइए तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा इसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे इनटू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम t इक्वल टू हो जाएगा, और इसका H2 कर दिया गया है। इसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 माइनस का इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया H2 होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम t हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। आइए तो ये जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल टू चेंज द टाइम t
इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज द टाइम T हो जाएगा। ठीक है, ये निकल आएगा इनके बीच का रिलेशन। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है? हाँ, थर्ड वाला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। Which of the following ore does not represent the ore of iron? क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 ओर दिए हैं और क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए कौन सी ओर आयरन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, हेमेटाइट दिया गया है, मैग्नेटाइट दिया गया है, कैसेटाइट दिया गया और लिमोनाइट दिया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो कैसेटाइट होता है ये होता है SnO2 होता है जो कि आयरन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। बाकी आप देख सकते हैं जो हेमेटाइट होता है ये होता है Fe2O3 होती है। बात करते हैं मैग्नेटाइट की, जो मैग्नेटाइट होती है ये होती है Fe3O4 होगा। अगर बात की जाए लिमोनाइट की तो हो जाता है Fe2O3 डॉट थ्राइस मोल ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कैसेटाइट होती है वो आयरन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं, 65 पे चलते हैं। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज अ डेल्टा H, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी। आइए, अच्छा भाई क्वेश्चन ने कहा है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते क्या होता है। यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये हमने मान लिया प्रोडक्ट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड एनर्जी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट साइड एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद जो भी मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कहलाएगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कहलाती है और यहाँ पे जो एनर्जी होती है ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी EA। ठीक है, अगर बात की जाए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो जो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन होगा वो ये होता है डेल्टा H होता है। ठीक है, अच्छा भाई आइए देख लेते, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो एक्टिव वैसे एनर्जी है लेस देन डेल्टा H, गलत। एक्टिव वैसे एनर्जी की वैल्यू है वो डेल्टा H से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। एंडोथर्मिक में जो एक्टिव वैसे एनर्जी है वो डेल्टा H से ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, in which of the following in the reactant the Lewis acid and base as per the shown order। अच्छा भाई हमें यहाँ पर लुईस एसिड और लुईस बेस की जानकारी बतानी है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला वाला गलत हो गया, यहाँ पे ये आपको लुईस बेस दिया गया। सबसे पहले हमें देखना है लुईस एसिड, फिर हमें देखना है लुईस बेस देखना है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका ऐसे गलत हो गया, ये होता है लुईस बेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका हो जाएगा लुईस एसिड हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा लुईस एसिड होगा। जो लुईस एसिड होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जो लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है और इलेक्ट्रॉन की चाहत किसमें होगी, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा लुईस एसिड होता है। और यहाँ पे जो अमोनिया होता है इसके पास होता है लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है लुईस बेस, ये होता है लुईस बेस होता है जिसको हम कहते हैं
न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। आइए तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला देखते हैं, निकिल, Na, निकिल। देखिए जो निकिल है इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट निकिल जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करा सकता है। इसका मतलब ये कैसा होगा, लुईस एसिड होगा, इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी, मतलब ये होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये वर्क करेगा एज आ लुईस बेस के तरीके, ये अपने इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल को डोनेट करेगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कहलाते हैं लुईस बेस कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ सेकंड और थर्ड, फोर्थ वाला आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट का पता लगाना है, ठीक है। आइए सॉरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट के का पता लगाना है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड ले लो, ठीक है। ये जो n होगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस का जीरो अपॉन टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट के आ जाएगा मोल लीटर, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, हाँ फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement for the order of reaction is incorrect, ठीक है। हमें यहाँ पे which one of the following statement for the order of a reaction is incorrect, हमें यहाँ पर ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, गलत। जो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन होता है, जो n होता है, वो आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर में होता है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यही आपका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। pH of solution whose H plus is 1 mole per liter। क्वेश्चन ने आपसे सॉल्यूशन में pH की वैल्यू पूछी है, ठीक है। हमें यहाँ पे pH की वैल्यू निकालनी है इन अ सॉल्यूशन ऑफ H प्लस। आइए तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी है 1 मोल पर लीटर दिया गया है, ठीक है। जब आप यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रखेंगे और उसका लॉग लेंगे तो लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से आपका जो pH आ जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू होगी 0, तो आपकी pH की वैल्यू आ जाएगी 0।
क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ट्वाइस CO और डेल्टा जी की वैल्यू आपको दी गई है। सेकंड स्टेप पे जिंक प्लस O2 इक्वल टू जिंक ऑक्साइड, अच्छा भाई, और डेल्टा जी की वैल्यू दी गई है। बेस्ड ऑन दिस सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अच्छा भाई, आइए देख लेते हैं क्या होगा। जिंक कैन बी ऑक्साइड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत। जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाई कार्बन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा उसको कार्बन रिड्यूस कर देता है, उसको कार्बन रिड्यूस कर देता है और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड होगा उसे कार्बन रिड्यूस कर देगा और हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, आइए तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। In a zero order reaction for every 10 degree rise of a temperature, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और 10 डिग्री राइज ऑफ अ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं। द रेट इज अ डबल, तो जो रेट है वो हो गई जस्ट डबल हो गई। इफ द टेम्परेचर इज अ इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा भाई, द रेट ऑफ अ रिएक्शन विल बी, और क्वेश्चन ने आपसे रेट ऑफ अ रिएक्शन पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे हैं। ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस से आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तो बताइए इसकी जो फाइनल रेट होगी वो क्या होगी। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे R2 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर डेल्टा T बाई 10 इंटू R1। ठीक है, तो 2 की पावर कितने का चेंजेस आया यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 90 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 10 इंटू R1, तो 2 की पावर n इंटू R1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 की पावर n को ओपन करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 बार टाइम्स आपकी रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे A weak acid is a 0.01% ionized in a 0.1 molar solution. Constant is, क्वेश्चन ने आपसे कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, मतलब क्वेश्चन ने यहाँ पर आपसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। देखिए कंसंट्रेशन आपको दी गई है, कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.1 मोलर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया गया है 0.01% दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सिंपली क्या कहेंगे, लगा दीजिएगा फॉर्मूला, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ एसिड, हाँ वीक एसिड है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इक्वल हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो अल्फा होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका निकल आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
सी कंसंट्रेशन आपको दी गई 0.1 मोलर दिया गया है, तो ये हो गया 0.1 मोलर हो गया, इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.01 दिया गया, मतलब 1 की पावर -2 हो जाएगी, 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर हो गया, अपॉन परसेंटेज में दिया गया ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो उसको ओपन कर लेंगे, तो के ए इक्वल हो जाएगा 10, 100 है, ये 10 की पावर 2 होगा, जब ऊपर जाएगा तो माइनस पे आ जाएगा, ठीक है, तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, ये हो गया 10 की पावर -2 हो गया, तो ये आपका निकल आएगा 10 की पावर ऊपर गया तो ये आ जाएगा 0.1, बाईस को आप 10 की पावर 2 लोगे ऊपर जाएगा तो माइनस पे हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगी, ठीक है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आ जाएगा 10 की पावर -9, ठीक है, आंसर क्या होगा 10 की पावर -9 हो जाएगा, फोर्थ आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में हमें KMnO4 का फॉर्मेशन करना है। अच्छा भाई, K2MnO4 पे हम क्या डालें x, बताइए यहाँ पे हम x क्या डालें कि KMnO4 का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, K2MnO4 पे जब आप Cl2 को डालेंगे तो बनता है पोटेशियम पर मैग्नेट। बताइए यहाँ पे जो X है वो आपका Cl2 भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, K2MnO4 पे जब आप O3 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो बनाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। मतलब यहाँ पर आप X के स्थान पे O3 को भी ले सकते हैं, ठीक है। K2MnO4 की जब आप रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है KMnO4 का, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। हाँ, जब K2MnO4 की रिएक्शन आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो KMnO4 का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था कि वो कौन सा X होगा जिससे KMnO4 का फॉर्मेशन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। आइए अच्छा भाई, हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी E1 EA एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, हमें इनको आपस में रिलेट करके सही एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो क्या होता है, तो ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये होता है रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए कहीं दिया गया है ln इक्वल टू K2 अपॉन K1, गलत हो गया, हाँ सेकंड वाला आंसर होगा, ठीक है। ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी A अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। T 1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम, मतलब यहाँ पे T
1/4 टेकन एज द टाइम, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू ड्रॉप 3/4 अच्छा भाई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द T1/4 कैन बी रिटन एज। अच्छा भाई आइए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यहाँ पे T1/4 को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी KT इक्वल टू 2.303 log A0/A। जो A0 होता है ये होती इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और A होती बची हुई कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे T की जानकारी आपको दी गई 1/4, तो यहाँ पे आ गया T के स्थान पे T1/4 इक्वल टू जो रेट कांस्टेंट के है वो नीचे चला जाएगा 2.303 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा रेट कांस्टेंट के आ जाएगा, ठीक है, इनटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A0 हो गया अपॉन, और यहाँ पे आपको बची हुई कंसंट्रेशन A दी गई है। तो यहाँ पे जो बची हुई कंसंट्रेशन, फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू आ जाएगी A0 इंटू 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A के स्थान पे उठा के रखिए इसको, तो A0 इंटू 3/4 आ जाएगा, ठीक है। A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो T1/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग 4/3। अब यहाँ पे आपको लॉग 4/3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा T1/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू, तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो हो जाएगा log 4 माइनस log 3, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अब आगे सॉल्व कर देता हूँ। T1/4 इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन K, log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 हो जाएगी और log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.48 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, 0.48 होगी। तो यहाँ से आपका इसकी वैल्यू निकल आएगी 0.12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे T1/4 इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.29 के समथिंग आएगा बाई K, ठीक है, ये हो जाएगा। तो T1/4 को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, कहीं ऊपर नीचे होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, द लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, आइए बेटा, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आंसर होगा इसका थर्ड होगा, जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जर्कोनियम और जो हाफनियम होती है इनका जो साइज होता है, इनकी जो रेडियस होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग ग्राफ। अच्छा भाई देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पहला ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1, यहाँ पे जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, और ये होता है जीरो ऑर्डर में। किसमें होता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। कंसंट्रेशन को आप चाहे जितना बढ़ा दो चाहे जितना घटा दो, बट रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला जो ग्राफ है वो होगा जीरो ऑर्डर का होगा, ठीक है। आइए
सेकंड नंबर ग्राफ देखते हैं क्या है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। हम यहाँ पे लेंगे जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लेंगे। जीरो ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ से आप देखिए कि आपको यहाँ पर वन लाइन ऑफ इक्वेशन मिल रही है y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स मिल रहा है, ठीक है। y एक्सिस पे आपकी कंसंट्रेशन दी गई है और x एक्सिस पे आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। आइए, और यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ए नॉट है, और स्लोप आपका होगा निगेटिव होगा। स्लोप आपका कैसे आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। यस, जो सेकंड वाला ग्राफ है ये भी जीरो ऑर्डर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ नंबर 3 को देख लेते हैं। आइए ग्राफ नंबर 3 को देखते हैं, और यहाँ भी हम लगाएंगे जीरो ऑर्डर इक्वेशन लगाएंगे ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, ठीक है। जो ए नॉट होती है ये होती इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, और ए होती फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन मतलब जो कंसंट्रेशन बच गई हो, ठीक है। यदि आप इनिशियल कंसंट्रेशन में से फाइनल कंसंट्रेशन को माइनस करते हैं तो कंज्यूम कंसंट्रेशन आ जाएगी। मतलब यहाँ y एक्सिस में आपको दी गई है ए नॉट माइनस का ए, ठीक है, और x एक्सिस पे आपको दिया गया टाइम टी दिया गया है, और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है। तो जाहिर सी बात है ग्राफ नंबर 3 भी जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आर रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे तीनों ही ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। आंसर होगा फोर्थ होगा, ठीक है। बर्कले हर्टले मेथड, ये जो होता है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बर्कले हार्टले मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। आइए, the ionization constant acetic acid is a 1.7 into 10 की पावर माइनस का 15 and concentration of H plus ion is a 3.4 into 10 की पावर माइनस 4 the concentration of a acetic acid। क्वेश्चन ने आपसे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन पूछी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है यहाँ पे 10 की पावर माइनस 15 है, वहाँ पे होगा 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो CH3COOH एसिटिक एसिड ये डिकम्पोज होगा, और यहाँ से हमें मिलेगा एक H प्लस आयन, ठीक है। हमने मान लिया कि एट इनिशियल टाइम पे इसकी जो कंसंट्रेशन है C मोलर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मिल रही है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। जाहिर सी बात है ये अपने 1:1 में डिकम्पोज हो रहा है। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, तो यहाँ पर इसकी भी कंसंट्रेशन होगी 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, बिकॉज ये 1:1 में टूट रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन ने आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ठीक है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ए इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी CH3COOH की कंसंट्रेशन आ जाएगी 3.4
इंटू 10 की पावर माइनस का 4 का स्क्वायर ले लीजिए यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ये आ जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर थर्ड। यहाँ पर माइनस का 4 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। Which of the following graph represent the first order reaction? आइए चेक कर लेते हैं। पहले देखिए ग्राफ क्या है, यहाँ पर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। ठीक है, और जो स्लोप है, जो लाइन है, वो ओरिजिनल से पास हो रही है। ठीक है, अगर लाइन ओरिजिनल से पास हो रही है तो जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो होगा 1 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट किया गया है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। ये जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए होता है। ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा। आइए थर्ड बार देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे थर्ड वाले ग्राफ के लिए, यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन KT इक्वल टू 2.303 log A नॉट माइनस log A नॉट बाई A, log A नॉट बाई A। ठीक है, आइए तो यहाँ पे आ जाएगा KT अपॉन 2.303 इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो लॉग हो जाएगा log A नॉट माइनस log A हो जाएगा। ठीक है, आइए log A को आप इधर ले आएंगे, सो log A इक्वल टू log A नॉट, ये वहाँ जाएगा तो माइनस पे आ जाएगा, माइनस का K अपॉन 2.303 इंटू T। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको वन लाइन ऑफ इक्वेशन मिल गई, y इक्वल टू C माइनस mx। ठीक है, आइए y एक्सिस पे आपकी दी गई है कंसंट्रेशन दी गई है, log A दिया गया है। ठीक है, C इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिया गया है, और यहाँ पे आपका स्लोप दिया गया है, नेगेटिव स्लोप दिया गया है, नेगेटिव स्लोप दिया गया है। ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया, और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम टी दिया गया। यस, तीनों ही ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर से कॉपर को अलग करने के लिए हम इसका करवाते हैं रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ क्यूपस ऑक्साइड। ठीक है, किस सल्फाइड की ओर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसका रिडक्शन करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ क्यूपस ऑक्साइड। ठीक है, तो आइए देखिए क्या होता है। जब इस पर आप डालेंगे क्यूपस ऑक्साइड, जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे क्यूपस ऑक्साइड से, तो यहाँ पे आपको कॉपर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन ने आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा
1/3 प्लस 2/3। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 1 आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट देखनी है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया, तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट निकालते हैं K इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, तो K इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा मोल 0 हो गया, लीटर की पावर 0 हो गई और टाइम इनवर्स आ गया, ठीक है। टाइम इनवर्स आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप सीधे सीधे यहाँ पे भी लिख सकते थे सेकंड इनवर्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। Which chemical is used for leaching of gold ore and what is the product obtained, ठीक है। हमें यहाँ पर गोल्ड को ऑब्टेन करना है, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गोल्ड हो या सिल्वर हो तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ पे जो लीचिंग एजेंट होता है, लीचिंग एजेंट हम ले सकते हैं पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड को हम लेते हैं लीचिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। और यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है पोटेशियम, यहाँ पर गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो आंसर किसका हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लीचिंग एजेंट होगा पोटेशियम साइनाइड और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इसके लिए हम नेटिव गोल्ड या नेटिव सिल्वर भी ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। A first order reaction goes as follows. The percentage of B, क्वेश्चन ने आपसे yield of B पूछा है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये होती है पैरेलल, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ यील्ड बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ यील्ड बी, परसेंटेज ऑफ यील्ड बी इक्वल टू होगा, फॉर्मूला बन जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, ठीक है। तो K1 की वैल्यू आपको दी गई है 1.26 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स अपॉन K1 हो गया 1.2 इंटू 10 की पावर -4 प्लस K2 आपको दिया गया है 3.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका परसेंटेज ऑफ यील्ड भी आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जो आएगा अप्रॉक्स 76.86% आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन, आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट बॉन्स्टेड एसिड। अच्छा भाई देखिए, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्स्टेड एसिड,
बॉन्डेड एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं वो कहलाती हैं बॉन्डेड बेस कहलाती हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एसिड का सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। इक्वेशन आपको दी गई है 1 मोल ऑफ अमोनिया प्लस 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू अमोनियम NH4 प्लस 1 प्लस OH माइनस 1, ठीक, ये दी गई। आइए हमें यहाँ पे एसिड का सेट देखना है, ठीक है। अमोनिया और वाटर के यहाँ पे देखिए, वाटर ने जब अपने अंदर से एक H+ आयन को निकाला, जब भी तो OH माइनस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब वाटर अपने अंदर से एक H+ आयन को निकाल रहा है, तो वाटर हो जाएगा एसिड हो जाएगा, बॉन्डेड एसिड हो जाएगा। वाटर ने जब एक H+ आयन को निकाला तो अमोनिया ने उसके एक H+ आयन को एक्सेप्ट किया, तो कन्वर्ट हो गया NH4+1 में, तो अमोनिया हो जाएगा बेस, बॉन्डेड बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए अमोनियम NH4+1, अमोनियम ने जब अपने अंदर से एक H+ आयन को निकाला तो कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, मतलब यहाँ पे जो अमोनियम है वो काम कर रहा है एज बॉन्डेड एसिड। जब इसने एक H+ आयन को निकाला होगा, जब भी तो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, और इसके द्वारा निकाला गया एक H+ आयन को इस OH माइनस आयन ने एक्सेप्ट किया होगा, तो कन्वर्ट हो गया वाटर में, मतलब यहाँ पे ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हो जाएगा बेस हो जाएगा, बॉन्डेड बेस हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? वाटर और अमोनियम, फोर्थ आंसर आएगा, ठीक है। वाटर और अमोनियम यहाँ पे वर्क एज अ बॉन्डेड एसिड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। हमें यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर देखना है ट्रांजिशन मेटल का, ठीक है। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड हो, ठीक है। पीरियड में लेफ्ट वाइज जाने पे जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे आप पीरियड में लेफ्ट वाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी बेसिक जो स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डिस टीवी कमन फिर, हाँ यस। फोर्थ ऑप्शन में आप देखिए, पीरियड में लेफ्ट वाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई और क्वेश्चन ने आपसे रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा H2 प्लस I2 इक्वल टू ट्वाइस HI हुआ, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना है रेट कांस्टेंट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, ठीक है। ये हो गया आपका रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो जाएगी आपकी रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ ए रिएक्शन को निकालने के लिए होता है रेट इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जानकारी दी गई है। ये देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा KF, ठीक है, इनटू H2 की पावर 1 और यहाँ पे आ जाएगा I2 की पावर 1 आ जाएगा। ये हो जाता है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है KB
HI की कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उठा के रखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के स्थान पे आप रखेंगे KF H2 की पावर 1 और I2 की पावर हो जाएगी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे रेट कांस्टेंट पूछा फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी गई है ये आपका हो गया रेट हो गई, ये आपकी रेट हो गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, और ये आपका हो गया KF हो गया, ये आपका हो गया KF। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट ऑफ KF है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 × 10 की पावर -3 को। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर हमें कंपेयर करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए जो जोन रिफाइनिंग जो होता है, जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट। जो जोन रिफाइनिंग होता है ये बेस्ड होता है सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट पर, सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन अ सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट इन द मोल्टन स्टेट। किसमें होता है, इन द मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, आइए देख लीजिए कोई मैच कर रहा आंसर। ग्रेटर मोबिलिटी गलत हो गया, हायर मेल्टिंग पॉइंट गलत हो गया, ग्रेटर नोबल कैरेक्टर गलत हो गया, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा भाई, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली फॉर द कंसंट्रेशन की पावर n, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमें क्या बताना, हमें इनकरेक्ट बताना ना, दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। थर्ड बात देखते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। फोर्थ दिया गया, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2, ये गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आंसर लगाए फर्स्ट, मॉलिक्युलरिटी। जो मॉलिक्युलरिटी होती है ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू ऑन पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन अ मिल्की कलर इज ऑब्जर्व। बिल्कुल सही दिया गया है, हमें नॉट ट्रू बताना है। ठीक ना, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट इज अ प्रिफर ओवर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन वॉल्यूमेट्री, गलत। सोडियम डाइक्रोमेट इज नॉट प्रिफर्ड होता है, सोडियम डाइक्रोमेट इज नॉट प्रिफर ओवर पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हाईली स्टेबल पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 में इन वॉल्यूमेट्री। ठीक है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। In which of the following pair are both the ions are colored in aqueous solution। भाई जाहिर सी बात है, जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर शो करेंगे। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन में। आइए तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा इसका। ठीक है, देखिए दिखा देते हैं कैसे होगा। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और चार्ज है +2।
जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा, एक कदम ऊपर की इनर्ट गैस लेंगे और S सबसेट से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4s0 और D सबसेट में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए ये हो गया आपका 3D हो गया और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक कलर शो करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। आगे देखते हैं टाइटेनियम को, देख लीजिए टाइटेनियम पे चार्ज है +3। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो एक कदम ऊपर की इनर्ट गैस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 4s2 3d2 होगा। ठीक है, बट टाइटेनियम पे +3 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन S सबसेट से और 1 इलेक्ट्रॉन D सबसेट से चला जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा 4s0 3d1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके भी D सबसेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही कलर शो करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The form of iron having highest carbon content among the following is cast iron, wrought iron, stainless steel, mild steel। कास्ट आयरन होता है। ठीक है, आंसर होगा इसका कास्ट आयरन होगा। आगे बढ़ते हैं। When sulfur dioxide is passed through an acidified solution of potassium dichromate, the oxidation state of sulfur changes from। हमें यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया, K2Cr2O7 लिया इन एसिडिक मीडियम। हमने यहाँ पे एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया, प्लस हमने इसके ऊपर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास किया। ठीक है, तो ये बन जाएगा K2SO4, हमें यहाँ मिलेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने यहाँ पर आपसे चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सल्फर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, यहाँ पर कितनी होगी, +4 होगी। ठीक है, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही +6 आ रही है, मतलब +4 से +6 में चेंजेस आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, +4 से +6। आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा इसका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। Which of the following are colored due to DD transition? देखिए ऊपर के जो 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी कलर शो करते हैं, ये भी कलर शो करते हैं, बट यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं होता। कलर शो करते हैं बट यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट ये कलर शो करेंगे, बट यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस, फोर्थ वाला ऑप्शन ये भी कलर शो करेगा, और यहाँ पर होता है DD ट्रांजिशन, ये भी कलर शो करेगा, कलर शो करता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। और DD ट्रांजिशन क्यों होता है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं।
आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज। हमें यहाँ पे सेकेंड आईपी का ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, आइए, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम और मैग्नीज दिया गया है। ठीक है, जो टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम दिया गया है, क्रोमियम है और मैग्नीज है दिया गया है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होता है, पीरियड नंबर 4 होंगे। यहाँ पे इसका ग्रुप नंबर होगा 4 भी होगा, 5 भी, ये होता है 6 बी ग्रुप का एलिमेंट होता है और ये होता है 7 बी ग्रुप का एलिमेंट होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी इंक्रीज करती है। तो यहाँ से जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी जो आईपी होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, बट क्रोमियम की आईपी इन सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो क्रोमियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक कदम ऊपर की इनर्ट गैस हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 4s0 3d5 हो जाएगा। ठीक है, बात देखिए हुआ क्या, जब क्रोमियम के अंदर जो क्रोमियम था इसके एफ सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में चला जाता है। ठीक है, IP1 होने का इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड आईपी के लिए इसके पास हाफ फील्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास एक हाफ फील्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब किसी स्पेसीज के पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड आ जाता है तो उसकी आईपी मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आईपी होगी वो होगी क्रोमियम की। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट आ जाएंगे तो आईपी इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद जो आईपी आएगी वो आएगी मैग्नीज की आएगी, फिर किसकी होगी, फिर वेनेडियम की होगी और उसके बाद हो जाएगी टाइटेनियम की। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, वेनेडियम हो गया और टाइटेनियम हो गया। यस, सेकंड वाला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, Which of the following is a +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्टीनियम होता है। ठीक है, Which of the following only +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्टीनियम। The atomic number of vanadium, chromium and manganese and iron are respectively which one of these may be expected to have highest second ionization energy? क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इन 4 मेटलों में से किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्यों? देखिए, जो क्रोमियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, देखिए 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 2 10 2 12 6 18 20 1 24। ठीक है, बट यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि एस सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस सबसेल में 4s1 होता है और 3d5 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। जब यहाँ पे आपने इसकी IP1 किया तो यहाँ से एस सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 4s0 और 3d5 हो जाएगा। ठीक है, ये थी IP1 थी, ये IP1 था। अब जब आप यहाँ पे IP2 करेंगे, जब आप यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वहाँ पे इसको डी सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो डी सबसेल है इसके पास हाफ फील्ड है और जिनके पास हाफ फील्ड होता है उनकी आईपी मैक्सिमम होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99,
और रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ। अच्छा भाई, रिडक्शन इन एटॉमिक साइज में रिडक्शन हो रहा है बट एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। क्या होगा? एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ अ रिएक्शन रेट, देखिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्शन रेट, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन नंबर ऑफ अ कोलिजन जो होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ अ कोलिजन पर सेकेंड इज डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इज डिफाइंड रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एवरी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल लीड टू अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, गलत। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज अ प्रोपोर्शनल टू द एवरेज, गलत हो गया। रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन, यस बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। आइए